हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें कमेंट किया था कि पूरा सिलेबस पढ़ाइएगा। हाँ, बिल्कुल हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। जो ये सेशन हमारा चलेगा, इसमें खाली हम कंप्यूटर्स का ही नहीं, बिल्कुल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी अकाउंट में सब्जेक्ट्स हैं, उनका हम पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो कंप्यूटर का सिलेबस भी मैं धीरे धीरे करके पूरा कवर कर लूँगा। तकरीबन 15 और 20 दिन में तकरीबन कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो पहला जो डिवाइस है हमारा हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री कैसे, मतलब डिवाइसेस यानी कंप्यूटर का इजाद कैसे हुआ, पहले क्या क्या यूज़ करते थे। आजकल कंप्यूटर में मेमोरी के लिए, मतलब डाटा सेव करने के लिए हमारे पास चिप्स होती है, हार्ड डिस्क होता है। तो पहले ज़माने में स्टोरेज कैसे करते थे, पहले ज़माने आजकल के ज़माने में हम डाटा को यूएसबी केबल के थ्रू इससे ये ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आजकल के उस ज़माने में कैसे करते थे, बिल्कुल ऐसी हिस्ट्री में पढ़ लेंगे डिटेल्स में। लेकिन कुछ बुक्स में जैसे ल्यूशेंट हो गया, अरिहंत हो गई है, उनमें बिल्कुल चार्ट वाइज में दे रखा है कि उन्होंने चार्ट में बना के रखा है, ऐसे ब्लॉक्स में बना के रखा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको अलग अलग करके पढ़ा लूँगा। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है हमारा टेलीस्टिक्स। ये बहुत ज़्यादा पुराना है, बुक्स में आपको ये नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा पुराना है ये टेलीस्टिक्स। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। इट्स एन एंशियंट मेमोरी एड डिवाइस, यानी ये एक पुराना मेमोरी डिवाइस है। इसमें हम कुछ सेव कर लेते थे, मतलब स्टोरेज डिवाइस था ये। ठीक है ना। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंशियंट स्टोरेज डिवाइस कौन है या मेमोरी डिवाइस, तो वहाँ ये एक ही है, टेली स्टिक्स। ठीक है ना। इससे क्या करते थे, इट वाज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता था, मतलब मेमोरी सेव करने के लिए यूज़ होता था, मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स एट्सट्रा। फर्स्ट इट वाज मेड अप ऑफ बोन्स। तो पहले पहले इसको बोन्स का बनाया गया था, माने हड्डियों का बनाया गया था। विच एब्जॉर्ब द मैसेज एज स्टोरेज, जो कोई भी मैसेज एब्जॉर्ब कर लेता था, जिससे हम कहते थे कि ये स्टोरेज हो गई है इसकी। तो उसके बाद इसको वुडन में बनाया गया था। आप ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए, जो मैं जिसको मैं मार्क करता चलूँगा, वही वाला पॉइंट आप याद रखिए। इसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, बोल्ड करके रखा है। ये वाले पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंशिएंट मेमोरी एड डिवाइस, रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता था ये। नॉट यूज नाउ एडेज एज स्टोरेज एंड मेमोरी। आजकल आप टेलीसिटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हो फॉर स्टोरेज। आज तो बिल्कुल हार्ड डिस्क हो गए, हार्ड ड्राइव हो गया, बिल्कुल ऐसी, या पेन ड्राइव हो गया, या कार्ड रीडर हो गया। ठीक है ना। आजकल आप उन्हीं डिवाइसेस में स्टोरेज कर लेते हो, ना कि टेली स्टिक्स में। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है एबैकस। एबैकस, ये बुक्स ने स्टार्ट एबैकस से ही किया है। लेकिन इन्वेंट कब हुआ था, ये 16th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ है। फर्स्ट देखे मैंने यहाँ पे बोल्ड करके रखा है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है, वो है एबैकस। ठीक है ना। यूज्ड फॉर मैथमेटिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस सच एज, यानी ये किसके लिए यूज़ होता है, इसकी फंक्शन क्या थी। ये अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लेता था, मतलब मान लो मैथमेटिक कैलकुलेशंस कर लेता था ये। जैसे कौन कौन सी, एडिशन कर लेता था ये, सब्ट्रैक्शन कर लेता था, और स्क्वायर रूट। ठीक है ना। ये तीन फंक्शंस इसके थे। इन्वेंटेड इन बेबलोनिया इन 2400 BC। ठीक है ना। बट इट इज़ यूज फर्स्ट एंड नाउ इन चाइना, यानी ये पहले कहाँ पे यूज़ किया गया था, चाइना में। दियर मतलब इसके एप्लीकेशंस, इसकी एडिशन की खासियत कहाँ पे यूज़ की गई थी, चाइना में, सब्ट्रैक्शन की और स्क्वायर रूट की। देयरफॉर चाइना इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मैंने मार्क किया है, बोल्ड कर लिया है मैंने। चाइना इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर इन्वेंशन इन क्वेश्चन। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि एबैकस का इन्वेंशन कहाँ हो गया, तो चाइना इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड करेक्ट ऑप्शन। बीड्स रिप्रेजेंट एज यूनिट्स, जो ये छोटे छोटे बीड्स लगे हुए, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा एक, ये छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं, यही रिप्रेजेंट करते हैं इसमें एज यूनिट्स, यानी वंस, टेंस और हंड्रेड्स। हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट्स, बीड्स रिप्रेजेंट यूनिट्स, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट्स एंड वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। जो बीड्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई है, इसमें तो खाली हॉरिजॉन्टली ही होते हैं, लेकिन इसमें जो हॉरिजॉन्टल लगे हुए होते हैं, कुछ एबैकस डिवाइसेस में ऐसे भी होते थे, लेकिन इसमें जो हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं, मैंने आपको यही पिक दिखाई है। हॉरिजॉन्टल जो लगे हुए इन्हीं को कहते हैं हम बीड्स, हॉरिजॉन्टल जो लगे हुए होते हैं।
तो चलिए अगली पॉइंट की तरफ। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया? मैं यहाँ पे बोल्ड कर रहा हूँ, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बोल्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है, ये इन्वेंट किसने किया? जॉन नेपियर बोन्स ने। 3D स्ट्रक्चर, ये आप देख सकते हो 3D स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसीलिए मैंने पिक यहीं पे अपलोड किया। कितने नंबर्स होल्ड करता है? 0 to 9, यानी 0 से लेकर 9 तक, ठीक है ना, 0 से लेकर 9 तक। तो रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर फॉर रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट ये कैसे देता था? ग्राफिकली ये रिजल्ट दे देता था। एक तो आप ये पॉइंट याद रखोगे, एक ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऑपरेशंस कर लेता था। ऑपरेशंस मतलब कौन कौन से कैलकुलेशन से कर सकता था। जैसे आज अगर आपके पास घर में कैलकुलेटर है, आप उससे प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्यूब रूट बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हो, लेकिन इस वाले अबैकस से आप प्लस माइनस और स्क्वायर रूट कर सकते थे। लेकिन इस वाले नेपियर बोन्स में क्या कर सकते हैं आप? अर्थमेटिक ऑपरेशन उसी को कहते हैं हम। क्यूब रूट निकाल सकते थे, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो, डिवीजन निकाल सकते हो, ठीक है ना, बेस्ड ऑन रैप्डोलॉजिया टेक्नोलॉजी। यानी किस टेक्नोलॉजी के बेस्ड था? रैप्डोलॉजिया, ठीक है ना। बीट्स आर रिप्रेजेंट्स एज यूनिट्स। यहाँ पे जो इसमें बीट्स लगे हुए यही रिप्रेजेंट करते हैं एज यूनिट्स। इसमें अंदर से बीट्स लगे होते हैं, इसीलिए मैंने यही वाली पिक दिखाई, 3D पिक दिखा दी। लिमिटेशंस, इट इज़ अनेबल टू कैलकुलेट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये नहीं करता था, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो हमारा ये पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट बनता है, ये और ये वाला पॉइंट, इनमें एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए अब तीसरे पॉइंट स्लाइड रूल की तरफ। स्लाइड रूल किसने इन्वेंट किया था? विलियम ऑगर्ट ने 1622 में। किसका आइडिया था? लॉगरिदम का आइडिया था, यानी नेपियर बोन्स का जो आइडिया था लॉगरिदम, उसी बिना पे इसने इसको इन्वेंट किया या तैयार किया है। किसके लिए, मतलब क्या क्या काम कर सकता था ये वाला कैलकुलेटर या ये वाला स्लाइडिंग रूल क्या क्या काम कर सकता था? लॉगरिदम निकाल सकते थे आपसे, ट्रिग्नोमेट्री, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये वाले पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। यहाँ पे भी ये वाले पॉइंट्स, यहाँ पे ये 3, ठीक है ना, इसीलिए मैंने स्लाइड में दे दिया आपको। लिमिटेशंस क्या थी? इट इज़ अनएबल टू कैलकुलेट एडिशन एंड, यहाँ पे एंड है, 7 नहीं है, सॉरी, एंड है यहाँ पे। एक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये नहीं कर सकता था, ये वाला भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता था, नेपियर बोन्स एंड स्लाइड रूल। तो इमेज आप देख सकते हो कैसा है ये। तो चलिए अब चलते हैं हम पास्कल और पास्कलिन कैलकुलेटर, ठीक है ना। पास्कल कैलकुलेटर अब इन्वेंट किसने किया? इन्वेंट किया ब्लेस पास्कल ने 1642 में। तो हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया, ये इसमें एग्जाम में आने की संभावना है ये। इट हेल्प्स टू ओवरकम लिमिटेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन। जो यहाँ पे लिमिटेशंस थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, यहाँ पे भी लिमिटेशंस, इसको ओवरकम किया किसने? पास्कल ने। मतलब इस लिमिटेशंस को दूर किया पास्कल ने, जिसका नाम उसने रखा पास्कलिन और पास्कल कैलकुलेटर, ठीक है ना। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस मैंने आपको बताया, एडिंग अबैकस, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन कौन सा है? पास्कल और पास्कलिन कैलकुलेटर, इसीलिए इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं एडिंग मशीन। मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर शेप में है ये। हैविंग 8 डिस्क्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्क्स यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड ईच डिस्क रिप्रेजेंट्स एज नंबर ऑफ यूनिट्स, यही रिप्रेजेंट करती है यूनिट्स। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है यूनिट्स बीड्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्स एज यूनिट्स। डिजाइनड बेस्ड ऑन फ्लूइड प्रेशर, जैसे यहाँ पे डिज़ाइन किया गया था बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स आइडिया, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये यहाँ पे डिज़ाइन किया था रैप्डोलॉजी टेक्नोलॉजी के बेस्ड, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे बेस्ड किया था फ्लूइड प्रेशर, यानी अंदर से इसका फ्लूइड का प्रेशर हमें बता देता था कि कौन सा पॉइंट आने वाला है, कौन सा नंबर आने वाला है।
बेस्ड अपॉन प्रेशर। ये तो अलग सा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि डिज़ाइन इसका किस बिना पे किया गया था, फ्लूइड प्रेशर के बिना पे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्लाइड रूल का डिज़ाइन किस बिना पे किया गया था, लॉगरिदम के बिना पे किया था, नेपियर्स आइडिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेपियर्स बोन्स किस बिना पे इन्वेंट किया था, रेबडोलॉजी टेक्नोलॉजी के बिना पे किया था। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्म कैरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पीरियड। 8 क्यों रखे गए थे? क्योंकि उस ज़माने में कैरी का कंसेप्ट आया था। कैरी मतलब आपके पास 8 + 8 हो गए 16, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक और संख्या होगी तो आप नीचे 6 लिखोगे और 1 को कैरी करोगे, उसी को कहते हैं हम कैरी कंसेप्ट। यानी उस ज़माने में कैरी का कंसेप्ट आया था। तो अब आपने क्या याद रखा? ब्लेस पास्कल आप याद रख लीजिए। फर्स्ट एडिंग मशीन, जो जो एग्जाम में आएगा मैं वही आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट एडिंग मशीन या एडिंग मशीन भी इसको कहते हैं हम। किसके बिना पे इन्वेंट किया था? फ्लूइड प्रेशर के बिना पे इन्वेंट किया था। बीड्स क्या मतलब यूनिट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्कस रिप्रेजेंट करते हैं एज यूनिट्स। ये मैंने आपको बनाया, पिक पे दिखाया है मैंने आपको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर मैं ऐसे ही आपको बता देता बिना पिक्स के तो शायद ही आपको समझ आ जाता, तो आप ऐसे रट्टा रख लेते। तो स्टेपर्ड रैकोनर दूसरा पॉइंट है हमारा। इन्वेंट किसने किया? गॉडफ्राइड विलियम लेबनीज ने। अगर इतना याद नहीं रहता है, बस आप खाली ये याद रख लीजिए कि लेबनीज नाम है इसका। स्टेपर्ड रैकोनर किसने इन्वेंट किया? लेबनीज ने 1672 में, ठीक है ना। तो ये क्या, इसके काम क्या क्या थे, मतलब क्या क्या काम कर सकता था ये भी 4 अर्थमेटिक कैलकुलेशंस कर लेता था, बट ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, एक सेकंड रुकिए आप, यहाँ पे मैंने आपको बताया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट। यहाँ पे मैंने बताया ये सारे फंक्शंस, ये भी सारे फंक्शंस ही कर लेता था, मगर ये चारों कर लेता था। अबैकस खाली 3 ही कर लेता था, प्लस, माइनस और स्क्वायर रूट। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी अर्थमेटिक्स के जितने 4 फंक्शंस है, 4 ऑपरेशंस है, वो ये कर लेता था। तो चलिए अब हमारे पास है जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन। ये एक लूम मशीन थी, मतलब जिससे हम सिल्क बनाते थे, यानी कपड़े बनाते थे। किसके? सिल्क के कपड़े हम बना सकते थे, ठीक है ना, या सिल्क को हम प्रोड्यूस कर सकते थे। ऐसी मशीन इसने बना दी। ये वाली कैलकुलेशंस कर लेता था, जैसे आजकल के कैलकुलेटर्स करते हैं, ठीक है ना। ये वाली ऐड कर लेती थी, एडिंग मशीन थी ये। और ये वाली बाकी सारे फंक्शन जैसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, लॉगरिदम, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसी ये वाली मशीन जैकवर्ड लूम ये सिल्क बना लेती थी। किस फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन थी ये, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। जिन जिन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है समझ लो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट किसने किया? जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने। बस जैकवर्ड याद रख लीजिए। इन 1881 में। ऑटोमेटिक लूम कंट्रोल्ड बाय पंच कार्ड्स। पहले वाले लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको बताया कि पंचिंग कार्ड्स और इनपुट होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले जाकर पहला लेक्चर देख लीजिएगा। पंचिंग कार्ड्स फिर भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। मैंने बताया एक कार्डबोर्ड की तरह होता है, यहाँ पे इसमें होल्स बनाए हुए होते हैं। होल्स सपोज 4 होल्स बनाए होते हैं। तो जब लाइट पास होती है, तो जो लाइट पास होती है उसको हम रख लेते हैं 1। मान लो यहाँ पे 4 लाइट्स पास होती है, तो मतलब 1 1 1 1। अब जो बाकी स्पेस है जहाँ पे लाइट पास नहीं होगी, यहाँ पे तो कुछ स्पेस होगी इन होल्स के दरमियान, तो वहाँ पे लाइट पास नहीं होगी, तो उसको ये रिप्रेजेंट करता था 0 0 0, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से ये फिर मशीन समझ पाती थी अपने लैंग्वेज में, ये मशीन या बाइनरी लैंग्वेज बनती थी, क्योंकि 1 0 1 0 तो बाइनरी लैंग्वेज ही है। तो वही लैंग्वेज हम किससे देते थे? पंचिंग कार्ड। उसी को पंच कार्ड कहते हैं, जो एक इनपुट यूनिट है, यानी जिससे हम डाटा देते थे। डाटा यहाँ पे क्या था? सिलिक यहाँ पे डाटा था। पंच कार्ड्स हेल्प्स फॉर सीक्वेंशियल ऑपरेशन ऑन सिलिक, यानी बताता था कि सिलिक को पहले किस पॉइंट पे जाना होगा, फिर किस पॉइंट पे ये जाएगा, फिर किस पॉइंट पे इसको उतरना है, तो बिल्कुल सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है ना। यूज्ड इन टेक्सटाइल्स, ये यहाँ पे यूज है। बस यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स है। एक तो यहाँ पे इसका आने की संभावना है फर्स्ट मैकेनिकल लूम मशीन जैकवर्ड लूम।
अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है अर्थमोमीटर। अर्थमोमीटर ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर ही है, वो भी सारे मैकेनिकल कैलकुलेटर ही थे, ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। इन्वेंट किसने किया? थॉमस डी कॉल्मर ने। यहाँ पे याद रख लीजिएगा आप। फर्स्ट रिलायबल यूजफुल एंड कमर्शियल कैलकुलेटिंग मशीन, एक अच्छी खासी छोटी सी कमर्शियली जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो एक आम पब्लिक भी यूज़ कर सकती थी कैलकुलेटिंग मशीन, कौन सी थी? वो थी अर्थमोमीटर। ये वाली भी जैसे यहाँ आप देख सकते हो कितनी बड़ी है ये भी कितनी बड़ी है, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये वाले मशीन्स, और एक तो ये इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, और ऊपर से फॉर ए सिंपल पर्सन, मतलब एक आम इंसान के लिए ये समझनी मुश्किल थी, मतलब इनको समझना मुश्किल था। तो चलिए, ये वाला पॉइंट आपने याद रख लिया। इसका काम क्या था? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑब्वियसली था इसका। कौन कौन सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ये कर सकती थी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये 4 ऑपरेशन ये कर लेती थी अर्थमोमीटर। फर्स्ट मास प्रोड्यूसिंग मशीन, सबसे ज़्यादा उस ज़माने में जो पहले सबसे ज़्यादा बिकी थी, ऑब्वियसली ये पब्लिक के लिए था, ठीक है ना, तो आम आदमी के लिए था ये, तो इसलिए ये मास प्रोड्यूसिंग मशीन बन गई उस टाइम, उस ज़माने में। तो यहाँ पे भी आप ये पॉइंट याद रख लीजिए। अब हमारा है एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन मैंने एक पेज में ही क्यों बनाए? क्योंकि ये एक ही बंदे ने इन्वेंट किए हैं, एक ही बंदे ने 2 मशीन्स बनाई है। किसने? चार्ल्स बैबेज ने। एक ही बंदे ने 2 मशीन बनाई है, चार्ल्स बैबेज ने। एनालिटिकल इंजन 1834 में बनाई और ये 1822 में बनाई, बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला डिफरेंस इंजन है और ये है एनालिटिकल इंजन, ठीक है ना। इनमें ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, बस ईयर का डिफरेंस है। और एक चीज़, आल्सो नोन एज डेसिमल मशीन, जैसे मैंने आपको बताया एडिंग मशीन। किसको एडिंग मशीन बताई मैंने आपको? दिखा देता हूँ। पास्कल को मैंने एडिंग मशीन बताई, तो इसको मैं बता रहा हूँ डेसिमल मशीन। एक और पॉइंट याद रख लीजिए, एनालिटिकल मशीन में या एनालिटिकल इंजन में डेसिमल कैपेसिटी कितनी थी? 20 डेसिमल कैपेसिटी थी इसकी। टू प्रोग्राम ए मशीन इट यूज 2 पंच्ड कार्ड्स, इसमें 2 पंच कार्ड लगे हुए थे। अब आपको पंच कार्ड समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने बताया जैकवार्ड लूम में, यहाँ पे एक ही पंच कार्ड था, यहाँ पे 2 पंच कार्ड लगे हुए थे। स्टोर्स प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पैगस, अब जब प्रोग्रामेबल मशीन थी ये, ठीक है ना, इसमें प्रोग्राम फिट किया था, मशीन लैंग्वेज इसमें फिट की गई थी। अब जो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये मैं आपको आगे जाकर लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा। ये है कि फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए, अगर जो भी मशीन प्रोग्रामेबल होती है मतलब उसमें कोई लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं होगी, अगर आप कश्मीरी नहीं बोल सकते हो, तो मतलब आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो, ना आपको किसी का समझ आएगा, ना कोई आपको समझ पाएगा। तो लैंग्वेज ज़रूरी है। तो बिल्कुल इतना ही याद रख लीजिए कि मशीन के लिए भी कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए, मशीन के पास भी कोई ना कोई लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे वो हमको समझ सके या हम उसको समझ सकें। तो बिल्कुल ऐसे ही जिसके पास लैंग्वेज होती है उसको कहते हैं हम प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है ना। जिसके पास नहीं होती है तो वो सिंपल मैकेनिकल मशीन होगी, ठीक है ना। तो इसके पास 2 पंच्ड कार्ड्स थे। स्टोरी, अपना ये प्रोग्राम जो था इसको तो कहीं ना कहीं पे स्टोर करना था, जैसे हम स्टोर कर लेते हैं, मान लो हम अपने दिमाग में फिट करते हैं अपनी लैंग्वेज को, तो ऐसे ही हम किसी चीज़ को अपने दिमाग में याद रख लेते हैं, मेमोरी में याद रख लेते हैं। तो इसीलिए ये भी कोई ना कोई अपना जो प्रोग्राम किसी न किसी में स्टोर तो कर ही लेगा। किस में कर लेता था? पैग्स में स्टोर कर लेता था। यहाँ पे ये पॉइंट एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि एनालिटिकल इंजन जो अपना स्टोर प्रोग्राम कर लेता था, किस में कर लेता था? पैग्स में कर लेता था या बैरल्स में कर लेता था, यानी इनको बैरल्स भी कहते हैं हम। ये वाले पॉइंट्स याद रख लीजिए। यूज्ड साइंस एंड मैग्नीट्यूड्स फॉर नंबर रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि डेसिमल यानी इसमें नंबर्स का ऐड किया जाता था, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए जहाँ वहाँ पे पैग्स लगे हुए थे, यहाँ पे साइन्स और मैग्नीट्यूड्स, यानी कोई भी साइन, मान लो अगर ये दिया हुआ, इसने शायद इसमें ये रखा होगा, अगर 2 पॉइंट्स का ऐड करना होता, आजकल के कंप्यूटर्स में अगर 2 पॉइंट्स का ऐड करना होता है, मान लो 2 + 2 का ऐड करना होगा,
तो ये साइन दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस का ये साइन दिया होगा। तो ऐसे इसे वैसे ही ये एनालिटिकल इंजन्स में साइंस का यूज़ करता था नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए। अब दूसरा जो इसने बनाया डिफरेंस इंजन, इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, ये भी सेम वैसा ही है, लेकिन 1822 में इसने बनाया। यूज्ड फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता था इसको मैथमेटिक्स, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, बल्कि ये ज़्यादा एनालिटिकल इंजन पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो चार्ल्स बेबेज, कुछ बुक्स को तो पता ही नहीं है, कुछ बुक्स ने तो लिखा ही नहीं है डिफरेंस इंजन के बारे में, या कहीं पे आपने देखा ही नहीं होगा कि कुछ पढ़ाते नहीं है डिफरेंस इंजन के बारे में, लेकिन ये हमें काम आएगा, ये मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। एक तो चार्ल्स बेबेज, ऊपर से डेसिमल मशीन इसको कहते हैं हम, ठीक है ना। तो पास्कल को कहते हैं एडिंग मशीन, ये याद रख लीजिए। एनालिटिकल इंजन को कहते हैं डेसिमल मशीन। बस ये वाले पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, आगे जाके जितने भी मतलब जो भी अरिहंत की हो या ल्यूसेंट की बुक हो, इसमें जितने भी क्वेश्चन है एक एक को हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। तो प्रोग्राम में मशीन एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे। अब दूसरा जो हमारा है वो है शॉजेनस कैलकुलेशन इंजन। शॉजेनस कैलकुलेशन इंजन ये ज़्यादा खास नहीं है, बस एक पॉइंट इसमें ज़्यादा खास है। इन्वेंट किया शॉजेन ने 1843 में, बेस्ड ऑन डिफरेंस इंजन मैकेनिज्म। जैसे पास्कल में मैंने बताया कि ये फ्लूइड प्रेशर पे के बेस्ड के बिना पे इन्होंने इसको बनाया, ठीक है ना। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेकंड, पास्कल फ्लूइड प्रेशर के बिना पे मैंने बताया, लॉगरिथम स्लाइड रूल, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही किस बिना पे इस मैकेनिज्म को बनाया, डिफरेंस इंजन को देखकर शॉजेनस कैलकुलेशन इंजन बनाया गया। अब इसका साइज इतना बड़ा था, इसको इसने इम्प्रूवमेंट करके छोटा बना दिया। और एक और इम्प्रूवमेंट इसने की, फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर। अगर आपसे पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर कौन था जो ऐड कर लेता था, मान लो अगर इसने 2+2 का ऐड किया था तो हो गया 4, ऐसी बहुत सारी संख्या थी, ऐसी बहुत सारे नंबर्स अगर इसने ऐड किए होंगे तो इनका प्रिंट आउट ये देता था। जैसे हम आजकल के प्रिंटर में देखते हैं कि हमें हार्ड कॉपी मिलती थी, तो बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन का प्रिंट आउट देता था। तो इसलिए फर्स्ट प्रिंटिंग कैलकुलेटर कौन सा था, शॉजेनस कैलकुलेशन इंजन। अब है हमारा टैबुलेटिंग मशीन, इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलरिथ इन 1880, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। फर्स्ट इलेक्ट्रो, अब जो हमने पढ़े थे वो थे मैकेनिकल, ये है इलेक्ट्रो मैकेनिकल, जो बिजली पे चलते थे, ठीक है ना। बिजली का इस्तेमाल भी होता था इसमें। जो मैकेनिकल होते हैं उनमें खाली हाथ का यूज़ होता था, मतलब ह्यूमन एफर्ट्स खाली लगता था। तो ये वाला पॉइंट आप याद रख लीजिए। यूज्ड पंचड कार्ड्स विद राउंडेड होल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो पंचड कार्ड्स, मान लो सपोज कर लो यहाँ पे राउंडेड होल्स है एज इनपुट यूनिट, यानी यहीं से आप इसी पंचड कार्ड्स लगे हुए होते थे जिसमें ऐसे राउंडेड होल्स थे, यही हम रिप्रेजेंट करते थे एज इनपुट यूनिट। जैसे जैक्वार्ड लूम में पंचड कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था, जैसे एनालिटिकल इंजन में 2 पंचड कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया था एज ए इनपुट यूनिट, बिल्कुल वैसे ही पंचड कार्ड्स यहाँ पे भी इस्तेमाल किए गए थे विद राउंडेड होल्स एज इनपुट यूनिट। रीड 1 कार्ड एट अ टाइम, एक ही टाइम पे एक ही कार्ड पढ़ लेता था ये, मतलब एक ही पंचड कार्ड, यहाँ पे बहुत सारे पंचड कार्ड्स लगे होते थे, ठीक है ना। पंचड कार्ड सपोज 1 2 3 4, आपने इस पंचड कार्ड पे कोई नंबर टाइप किया, साथ में यहीं पे, मतलब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी इसी पे, ये साथ में ही दोनों नहीं पढ़ेगा, ये पहले इसको पढ़ेगा एक पंचड कार्ड को, उसके बाद दूसरे पंचड कार्ड को पढ़ेगा, मतलब एक एक कार्ड ये पढ़ लेता था अपने अपने टाइम पे, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली सारे पंचड कार्ड्स को ये रीड नहीं कर पाता था। आल्सो कॉल्ड सेंसस मशीन, ये देख लीजिए। अब दूसरा पॉइंट आया है, जैसे अबैकस, जैसे पास्कल को कहते हैं एडिंग मशीन, एनालिटिकल को कहते हैं, एनालिटिकल को कहते हैं हम क्या कहते हैं इसको, एनालिटिकल डेसिमल मशीन, पास्कल को कहते हैं एडिंग मशीन, एनालिटिकल को कहते हैं हम डेसिमल मशीन, इसीलिए टैबुलेटिंग को कहते हैं सेंसस मशीन। क्यों, ये इट वाज डिज़ाइन टू डाटा फॉर सेंसस इन 1980, यानी किस बिना पे डिज़ाइन किया गया था, ताकि डाटा कलेक्ट करे इन सेंसस इन 1980। अब जो हमारा दूसरा है वो है हार्वर्ड मार्क 1।
हार्वर्ड मार्क वन का दूसरा नाम है IBM ASCC। ASCC मतलब ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटिंग मशीन। कभी कभी पूछते हैं कि मार्क वन, कभी कभी इसको मार्क वन भी कहते हैं और हार्वर्ड मार्क वन। बहुत सारे बुक्स में आप देख सकते हो कि मार्क वन खाली लिखा होगा, ठीक है ना, लेकिन इसको हम हार्वर्ड मार्क भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है IBM ASCC। तो इन्वेंट किसने किया? हार्वर्ड आइकिन ने 1944 में। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर और मशीन यही फ़र्क है। इट कंस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स ऑफ, इसमें पैनल्स लगे हुए थे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पिक, इसीलिए मैंने पिक को अपलोड किया था। पिक आप देख सकते हो, पैनल्स ऑफ गिलास, गिलास के बने हुए थे, काउंटर्स अंदर से लगे हुए थे, स्विचेस अंदर से लगे हुए थे, एंड सर्किट, सर्किट्स मतलब वायर्स, रिलेज जैसे स्विच हो गए, ठीक है ना, इन्हीं को सर्किट्स हम कहते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें लगी हुई थी, ठीक है ना। यानी एक तो पैनल्स लगी हुई थी, एक मतलब मान लो एक जार की तरह था ये, ठीक है ना। किसका बना हुआ था? गिलास का बना हुआ था एक जार। उस जार में क्या क्या थी? काउंटर्स लगे हुए थे, स्विचेस लगे हुए थे और सर्किट्स लगे हुए थे, ठीक है ना। स्टोर इन मैग्नेटिक ड्रम, जैसे मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल इंजन एक प्रोग्रामेबल मशीन है जिसमें दो पंच कार्ड्स तो स्टोर प्रोग्राम कर लेता था इन द फॉर्म ऑफ पैग्स, या उनको बैरल्स भी कहते हैं हम। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे स्टोर कर लेता था अपने डाटा को मैग्नेटिक ड्रम्स में। मैग्नेटिक ड्रम्स में आपको बता देता हूँ कि मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड का ये बना हुआ, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा धीरे धीरे करके, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अब यहाँ पे इतना याद रख लीजिए कि स्टोर मैग्नेटिक ड्रम में करता है ये। अगर मैं यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ड्रम पढ़ाने लगूँ तो एक तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ऊपर से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बस उतना याद रख लीजिए, आप भरोसा कीजिए, उतना याद रख लीजिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इसका नाम हार्वर्ड ASCC है। ये एक बार IAS में पूछा गया था। ज़्यादातर ये क्वेश्चंस में नहीं पूछते हैं, मतलब जितने भी ये स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें नहीं पूछते। IAS में पूछा गया था कि इसका दूसरा नाम क्या है? IBM ASCC। हार्वर्ड आइकिन ने इन्वेंट किया था फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। यहाँ पे गलती नहीं करना, कंप्यूटर ये मशीन है, ठीक है ना। इंटरलॉकिंग पैनल्स में लगे हुए थे, गिलास का, काउंटर्स का, स्विचेस का और सर्किट्स का। स्टोरेज किस में करते थे? मैग्नेटिक ड्रम्स में, ठीक है ना। मैग्नेटिक ड्रम्स लगे हुए थे इसमें। यूज्ड इन वार एफर्ट्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड में यूज़ हुआ था। डायमेंशंस क्या थे इसके? डायमेंशंस 50 फीट लॉन्ग था एंड 8 फीट हाइट थी इसकी। अब जो दूसरा कंप्यूटर है हमारा वो है Z1, यानी Z1 फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ऐसा कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम फिट किया हुआ था, ठीक है ना, जिसमें प्रोग्राम फिट किया हुआ था। वर्ल्ड का, दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर जो प्रोग्रामेबल था, ठीक है ना। अब आप यहाँ बोलोगे कि सर आपने ये भी बोला कि फर्स्ट ये भी तो आपने बोला एनालिटिकल इंजन, लेकिन मैंने मशीन का नाम दिया, मशीन की जिक्र किया मैंने कि प्रोग्रामेबल मशीन, न कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो ये भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था लेकिन ये प्रोग्रामेबल नहीं था। अब जो हमारा ये वाला कंप्यूटर है ये प्रोग्रामेबल भी है और कंप्यूटर भी है और दुनिया का पहला था ये Z1, ठीक है ना। इसकी सीरीज़ भी है Z1, Z2, Z3, Z4, ठीक है ना। यहाँ पे वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए ये पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। इन्वेंटेड किसने किया था? कॉनराड ज़्यूस ने। कॉनराड ज़्यूस ने इन्वेंट किया था 1936 से लेकर 38 इन जर्मनी। कहाँ पे? जर्मनी में। ये पूछते हैं कभी कभी, जैसे इनेक का बताया जा रहा है कि वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, चलिए कोई नहीं। अब जो हमारा है वो है ABC। अब जो हमारा दूसरा कंप्यूटर है वो है ABC। मतलब इसका मतलब क्या है? एटन ऑफ बैरी कंप्यूटर। A का मतलब हो गया एटन B का मतलब हो गया बैरी, C का मतलब हो गया कंप्यूटर। अब इसका मतलब क्या है? एटन एक प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी का, ल्यूवा यूनिवर्सिटी का, और इसका जो ग्रेजुएट स्टूडेंट था उसका नाम था बैरी। इन दोनों ने काम किया 39 से लेकर 43 तक। इतने सालों में इन्होंने एक कंप्यूटर का इजाद किया था, आगाज़ किया था, जिसका नाम इन्होंने रखा अपने बिना पे ABC, यानी एटन ऑफ बैरी कंप्यूटर। आई होप कि आपको समझ हो गया। कहाँ पे? एट ल्यूवा यूनिवर्सिटी। ये कभी कभी पूछते हैं कहाँ पे, जैसे अब आगे पढ़ेंगे हम मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। मैंने देखा था
कुछ बुक्स ने ये इसकी जिक्र भी की थी, मतलब मौर्य स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का क्वेश्चन भी आया था कि कहाँ पे ऐसा कंप्यूटर कौन सा है जो मौर्य स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में इन्वेंट किया गया था। तो ऐसे ही यहाँ पे आप याद रख लीजिए कि लोआ यूनिवर्सिटी में इन्होंने बनाया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। अब आप याद रख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक है, खाली इलेक्ट्रॉन्स पे चलता है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सर्किट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, खाली इलेक्ट्रॉन्स। डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस, एक कंप्यूटिंग डिवाइस था ये, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस। यहाँ पे याद रख लीजिए कंप्यूटिंग डिवाइस। जो पहला डिवाइस था वो था एबैकस, लेकिन वो मैकेनिकल था। जो ये वाला है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन है, ABC। उसके बाद ENAC, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इन्वेंटेड किसने किया, एकर्ड एंड मोस्ले ने 1950 में। कहाँ पे, मौर्य स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, मौर्य स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। ये एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन है, ABC। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ये भी फर्स्ट है, लेकिन क्या है, कंप्यूटर। ये भी फर्स्ट लेकिन प्रोग्रामेबल है, बिल्कुल अलग अलग दिया हुआ है। यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस के लिए होता था ये, साइंटिस्ट को ज़्यादा यूज़ करते थे। प्रेडिक्शन, वेदर प्रेडिक्शन कर लेता था, या एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, एक एटम्स में कितनी एनर्जी है उसकी कैलकुलेशन ये कर लेता था, मतलब एटॉमिक कैलकुलेशन कर लेता था ये। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स, इसमें 20 एक्यूमुलेटर लगे हुए थे, एंड कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस ये कर लेता था। ENAC की पिक्स आप देख सकते हो। इनपुट और आउटपुट यूनिट, इसमें जो इनपुट और आउटपुट यूनिट था वो थे वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है ना। तो इसका मतलब है फर्स्ट जनरेशन में, आपको बताऊं कि फर्स्ट जनरेशन्स में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, स्विचिंग डिवाइस। तो इसका मतलब ये भी उसी में आता है। इनपुट यूनिट इसका क्या था, इनपुट यूनिट वैक्यूम ट्यूब्स, कितने, 18,000। साइज क्या था, 40 और 20 फीट हाई। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ। अब उसके बाद है यूनिवैक, इन्वेंटेड बाय एकर्ड एंड मोस्ले इन 19, फिर से इन्होंने ही इन्वेंट किया इसको। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है ना, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन था, यूनिवैक। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद लार्ज इनपुट आउटपुट यूनिट्स एज मैग्नेटिक टेप। इनपुट यूनिट क्या था इनका, मैग्नेटिक टेप। जनरल पर्पस के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ होता था, यूनिवैक, पहला ऐसा जनरल पर्पस के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये, ठीक है ना, लेकिन जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता था, खाली साइंटिफिकली यूज़ होता था, वेदर प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होता था। ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता था और कमर्शियली था ये भी, लेकिन ये डिवाइस था। तो चलिए आई होप कि आपको समझ आया होगा। इन दोनों में फ़र्क है ENAC और यूनिवैक में। ENAC जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता था। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे, यहाँ पे मैग्नेटिक टेप। उसके बाद है एडवैक। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, देख लीजिए आप, Z1 का देख लीजिए, प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था ये वर्ल्ड का, लेकिन स्टोर्ड नहीं था, इसमें स्टोरेज का कहीं पे जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन ये जो Z1 और ये मैं आपको बताऊँ एडवैक जो है, एडवैक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी था, वो भी Z1 भी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, लेकिन स्टोर्ड नहीं था। यही फ़र्क है उन दोनों में, स्टोर्ड है ये, वो स्टोर्ड नहीं था। इन्वेंट किसने किया, वॉन न्यूमैन ने 1952 में। पॉजेस मेमोरी कैपेसिटी फॉर प्रोग्राम, लेकिन इसमें भी एक और लिमिटेशंस थी। जो ये स्टोर कर लेता था प्रोग्राम, किसके लिए करता था, ऑब्वियसली प्रोग्राम के लिए स्टोर कर लेता था। जो इसमें प्रोग्राम फिट था, मान लो CPU, यहाँ पे CPU था, CPU एक तो ये प्रोग्राम के लिए अपने लिए जगह रखता था, मतलब प्रोग्राम के लिए अलग से जगह रखता था ये। जो डाटा स्टोर करके इंफॉर्मेशन
जिस डाटा को स्टोर करके, जिस डाटा को प्रोसेस करके अब ये इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लेता था, उसके लिए भी तो कोई जगह चाहिए थी। जैसे आज अगर हमें कोई भी पीपीटी बनानी होगी, पीडीएफ बनाते हो आप, या फ़ोन में वर्ड का यूज़, या आप लैपटॉप में वर्ड का यूज़ करते हो, आप उसमें आप फाइल को प्रिंटर के ज़रिए हार्ड कापी भी निकाल सकते हो या उसी में सेव भी कर सकते हो। जैसे आप मूवी डाउनलोड करते हो, उसको आप लैपटॉप में सेव करते हो। एक तो उसका अपना प्रोग्राम हो गया विंडो, जैसे विंडो उसमें सेव होते हैं, उसके लिए अलग मेमोरी है। ऊपर से डाटा भी मतलब जो टेम्पररी मतलब सेव रहता है, उसके लिए अलग सी जगह होती है, लेकिन परमानेंटली इन्फॉर्मेशन के लिए भी जगह होती है। जैसे मूवीज़ के लिए या पीडीएफ कोई होगी, ठीक है ना, या कोई डाटा हो गया, या कोई फ़ोटोज़ इमेज, उनके लिए जगह होती है। लेकिन यहाँ पे जो इसने प्रोग्रामेबल बनाया, स्टोरेड बनाया, खाली स्टोर किसके लिए कर रहा था, स्टोरेज किसके लिए इसने बचा के रखी थी, प्रोग्राम के लिए। एंड डाटा जो हम देते थे यहाँ पे, जो प्रोसेस के दरमियान टेम्पररी सेव रहता है इन स्टोरेज यूनिट। तो इतना हम कहेंगे कि प्रोग्राम्स के लिए इसने स्टोरेज बचा के रखी, इन्फॉर्मेशन के लिए कोई स्टोरेज इसने बचा के नहीं रखी। तो ये एक लिमिटेशन है, इन्फॉर्मेशन में स्टोरेज नहीं थी, इन्फॉर्मेशन के लिए स्टोरेज नहीं थी। तो अब दूसरा जो कंप्यूटर होगा शायद उसमें इन्फॉर्मेशन के लिए स्टोरेज रखी होगी। तो पहला स्टोरेज, दुनिया का पहला स्टोरेड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था ये। लेकिन प्रोग्राम कंप्यूटर स्टोरेड किसमें, स्टोरेज किसके लिए रखी थी, खाली प्रोग्राम के लिए। नॉट पॉजेस फॉर इंफॉर्मेशन मेमोरी, यानी इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी मेमोरी या स्टोरेज नहीं थी। किस लैंग्वेज का उपयोग कर रहा था ये, या किस लैंग्वेज के बिना पे चल रहा था, मशीन लैंग्वेज पे या बाइनरी लैंग्वेज पे, 1010, ठीक है ना। उसके बाद है एडसैक, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एग्जाम में पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की, ये एडसैक की फुल फॉर्म क्या है, एडवैक की फुल फॉर्म क्या है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाया। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर विद मेमोरी और स्टोरेज, अब ये हो गया फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। फर्स्ट यहाँ पे आप प्रोग्रामेबल लिख लीजिएगा, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। दुनिया का ऐसा पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है, वो हो गया एडवैक। अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर विद स्टोरेज, तो वो हो गया एडसैक। इट स्टोर्स बोथ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, आप ये रख सकते हो या उसको डिलीट भी कर सकते हो कुछ दिनों के बाद, इन अ डिवाइस कॉल्ड मार्करी डिले। किसमें फिट करते थे ये मेमोरी को, या मेमोरी जो स्टोरेज ये फिट करता था, किस में करता था, स्टोरेज के लिए अलग सा बनाया गया था मेमोरी डिले, एक डिवाइस बनाया गया था। जैसे आजकल आप हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हो, उनको उसको हम हार्ड ड्राइव कहते हैं, सपोज कर लो। तो बिल्कुल वैसी उस डिवाइस को इसने नाम रखा था मार्करी डिले। लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे, सच एज कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टेबल्स, इनका कैलकुलेशन कर लेता था, एंड प्राइम नंबर्स का कैलकुलेशन करता था, किसके बिना पे, किसकी मदद से, वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से। फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल इंजन, फादर ऑफ एनालिटिकल इंजन, जो मैंने बताया कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, इसने उसका नाम रखा था एनालिटिकल इंजन। अब जो प्रोग्रामेबल, मैंने आपको बताया कि प्रोग्रामेबल मशीन थी वो, तो उसका प्रोग्राम किसने फिट किया था, किसने बनाया था, उसका नाम था लेडी डे अगस्ता। मतलब मशीन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम पहला था, पहला मशीन प्रोग्राम लैंग्वेज किसने बनाया, लेडी डे अगस्ता ने, ठीक है ना। अनदर फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियो में किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर आपने जो फुल फॉर्म लिखी है वो गलत है। दरअसल वो गलत नहीं है, उसने शायद विकीपीडिया पे देखा होगा। विकीपीडिया पे इसकी फुल फॉर्म है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजीज एजुकेशन एंड रिसर्च। ये विकीपीडिया पे दिन ब दिन बदलता है रहता है। तो विकीपीडिया में आप देख सकते हो कुछ बुक्स में डेट भी अलग अलग दिया होगा, आपने देखा होगा यहाँ पे 1952, कुछ बुक्स में दिया होगा 1953, ठीक है ना। ये ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब जो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया कॉमनली, कल मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म दी थी, कॉमनली ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च।
अगर आप हाई स्टैंडर्ड बुक्स कंसल्ट करोगे तो उनमें यही डेफिनेशन लिखी होगी। बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं जिनमें कॉमन डेफिनेशन होती है, या बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं यही डेफिनेशन, ठीक है ना। विकीपीडिया पे अगर आप देख लो ये भी सही डेफिनेशन, लेकिन वो भी गलत नहीं है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी सबसे पहला जो कैलकुलेटिंग डिवाइस था, यहाँ पे याद रख लीजिए, यहाँ पे गलती नहीं करना, डिवाइस। अगर यहाँ पे मशीन लिखी होगी तो अलग आंसर होगा, अगर कंप्यूटर लिखा होगा तो अलग आंसर होगा, ठीक है ना। अगर प्रोग्रामेबल कंप्यूटर होगा अलग आंसर होगा, अगर स्टोर्ड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर होगा तो अलग आंसर होगा। तो यहाँ पे डिवाइस लिखा है, तो पहले हम देखते हैं कि पहला डिवाइस कौन था। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस जो था, यहाँ पे मैं आपको पिक के तौर पे दिखाता हूँ, इससे आपको ये देख लीजिए ABC इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटिंग डिवाइस, लेकिन ये पहला नहीं था, ठीक है ना। पहले जो बनाया गया था वो मैकेनिकल्स बनाए गए थे, ठीक है ना। देख लीजिए, मैं आपको अब मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो गई, 16th सेंचुरी से शुरू हो गई, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन पर ख़त्म हो गई, ये याद रख लीजिए कहाँ से कहाँ तक। ये सारी फजूल बातें हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। खाली इतना आएगा कि फर्स्ट जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि वहाँ से हिस्ट्री ख़त्म हो गई। ये वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते, इसलिए ज़्यादा फोकस ना कीजिएगा आप। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, एबेकस पे, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। पहले आए थे, बस ये वाला पॉइंट याद रख लीजिए, पहले मैकेनिकल्स आए थे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स जो आजकल चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलते हैं, ठीक है ना। ये हाथ से ह्यूमन एफर्ट्स पे इसमें लगता था, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी लगती थी और ह्यूमन एफर्ट्स भी, इसमें खाली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेटिंग डिवाइस, एक तो ABC है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक पहले आए नहीं थे, याद रख लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर ने पहला क्या पढ़ाया था, बस इतना याद रख लीजिए, पहला जो था अर्लीस्ट जो डिवाइस है, चाहे कंप्यूटर था, डिवाइस था, मशीन थी, वो मैकेनिकल थी। उसके बाद जो आया था वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ये सीरीज याद। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो आज भी चलते हैं। तो पहला कौन सा होगा, ऑब्वियसली मैकेनिकल होगा। मैकेनिकल कौन था, एबेकस था मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, और कैलकुलेटिंग लिखा है तो कैलकुलेटिंग डिवाइस ही होगा। कंप्यूटर बिल्ट फर्स्ट जनरेशन वाज बेस्ड ऑन, यानी जो पहला कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन, मैंने आपको बताया कि जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, अब हम पढ़ेंगे से 5th जनरेशन तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक है, यानी जो आज चलते हैं, जिनको मॉडर्न कंप्यूटर्स कहते हैं या मॉडर्न एज के कंप्यूटर्स कहते हैं। वो उससे पहले जितने भी कंप्यूटर्स या डिवाइसेस या मशीन्स थे उनको हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, मतलब कंप्यूटर की हिस्ट्री थी वो, ठीक ना। लेकिन जनरेशन जो हम कहेंगे वो हम डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है ना, यानी कंप्यूटर की डेवलपमेंट कहेंगे। उस ज़माने तक कंप्यूटर पूरी तरह से बना हुआ था, उसके बाद उसमें चेंजेस आई इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यही कहता है कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था, उससे पहले कंप्यूटर किस बिना पे होते थे, मैंने आपको बताया, पहले मैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, जो आजकल यूज़ होता है। आजकल मतलब जो फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है, फर्स्ट से लेकर 5th तक। तो इसका मतलब फर्स्ट से 5th जनरेशन तक इलेक्ट्रॉनिक ही है, बस वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। तो यहाँ पे दे रखा है ये फर्स्ट, अगर इसने सेकंड दे रखा होगा, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। इससे पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैकेनिकल ही आंसर होगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड थे। अगर आपसे पूछता ये कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर से पहले कौन से कंप्यूटर थे, वो मैकेनिकल थे ऑब्वियसली, ठीक है ना। एबेकस कैन परफॉर्म, एबेकस क्या क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया। एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट। पास्कलिन इज आल्सो नोन एज, पास्कलिन को क्या क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया। पास्कलिन को हम कहते हैं एडिंग मशीन भी, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पास्कलिन एडिंग मशीन देख सकते हो आप यहाँ पे। मैं इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ ताकि आप खुद से कर सको, खुद आप दिमाग लगा सको।
ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। पास्कलिन इज आल्सो कॉल्ड एडिंग मशीन, ठीक है ना। या ऑप्शन में दूसरा दिया होगा, अगर एडिंग मशीन नहीं दी होगी, या पास्कलिन दिया होगा, पास्कलिन और पास्कल कैलकुलेटर, वो मैंने पढ़ाया है पास्कल कैलकुलेटर। ENIAC वाज, ENIAC क्या था, देख सकते हो आप, ENIAC क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वाज, कंप्यूटर का इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, वो था सिद्धार्थ, ठीक है ना, सिद्धार्थ। लेकिन यहाँ ये हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इंटरनेट कब स्टार्ट हुआ, कि इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था, उसमें मेमोरी कितनी थी, उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है ना, जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था वो कहाँ पे बनाया गया था। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हम फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। इसके लिए मैं अलग सा टॉपिक बनाऊंगा, तकरीबन 5 and 600 ऑब्जेक्टिव्स में आपको इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स दूंगा कि एग्ज़ाम में उतने आने की संभावना भी नहीं होगी, उतना भी नहीं सोचा होगा। तो जितने भी बाकी जैसे अरिहंत हो गई या ल्यूसेंट हो गए, उन सारे उनके एक एक क्वेश्चंस को हम पढ़ लेंगे, उनके एक एक क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करेंगे। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 6, 7 और 8। विच कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड एट मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था, ठीक है ना। आप देख सकते हो, मैं आपको ये दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा है। ये देख लीजिए आप, एकवर्ड एंड मॉस्टली ने ENIAC बनाया था, मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। इससे पहले इन्होंने जो ABC बनाया था, कहाँ पे बनाया था, सॉरी नहीं, वो ABC उसने बनाया था कॉनराड जूस, ये एटनॉ बेरी ने बनाया था। एकवर्ड एंड मॉस्टली ने यूनिवैक भी बनाया था। ENIAC इन्होंने बनाया था, ठीक है ना, कहाँ पे, मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर जो है हमारा वो यहीं पे ख़त्म होता है। अब जो हमारा अगला लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। अब मैंने आपको यहाँ पे चार्ट